अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य परिस्थितियां होती हैं, जिन परिस्थितियों के उपलब्ध होने पर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास में व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, व्यक्ति का नैतिक विकास, व्यक्ति का भौतिक एवं बौद्धिक विकास शामिल होता है। इसकी अनुपस्थिति में व्यक्ति अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जो संविधान के तहत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। मूल अधिकारों के चैप्टर को कवर करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक बातें, जिन बेसिक बातों को समझ लेने से इस चैप्टर को समझने में अत्यंत सरलता होगी। मसलन हम समझेंगे अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है। फिर हम मूल अधिकार को समझेंगे। उसके बाद फिर हम आर्टिकल बाय आर्टिकल जो प्रावधान गिवन हैं उनका अध्ययन करेंगे। पढ़ते हैं कुछ बेसिक बातें जो अनिवार्य रूप से पता होनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं अधिकार क्या होते हैं। अधिकार या राइट्स का मतलब क्या होता है। तो अधिकार के बारे में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की बातों को कहा है, लेकिन एक बेहतरीन और समझने योग्य बात यह है कि अधिकार दावे हैं। अधिकार दावे मीन्स क्लेम है, जो आधारित होने चाहिए विवेक पर आधारित होने चाहिए। और इन दावों की मान्यता जो विवेक पर आधारित हैं, इन्हें संविधान अथवा सरकार अथवा देश के द्वारा प्रदान की गई हो। अधिकार क्या है? अधिकार दावे हैं जो विवेक पर आधारित होने चाहिए और जिनकी मान्यता संविधान या सरकार या देश के द्वारा प्रदान की गई हो। अब दावे हैं, कोई व्यक्ति क्लेम कर सकता है, छूट मांग सकता है कि उसे शिक्षा का अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अधिकार दिया जाए। व्यक्ति क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है कि उसे गरिमा में जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, वह क्लेम कर सकता है। व्यक्ति दावा कर सकता है कि उसे आध्यात्मिक विकास के लिए, पूजा पाठ करने के लिए उसे परिस्थितियां दी जाएं, छूट दी जाएं। तो ये जो छूटें मांग रहा है व्यक्ति, ये सब विवेक पर आधारित है, सकारात्मक बातें हैं। तो इनकी मान्यता संविधान के द्वारा या देश के द्वारा या सरकार के द्वारा यदि दे दी जाए, तो ऐसे सारे दावे या सारे क्लेम क्या कहलाएंगे? अधिकार कहलाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अधिकार की, मूल अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हम इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में विवेक को समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये बोले, नकारात्मक दावों की बात करने लगे, जैसे वो बोले कि हमें पब्लिक प्लेस पर अपने घर का कूड़ा फेंकना है, हमें अपने घर में बम बनाने की फैक्ट्री लगाना है, हमें अपने पड़ोसी को गाली देना है। तो यह जो दावा है उसका, यह विवेक पर नहीं बल्कि एक नकारात्मक सोच पर आधारित है। तो क्या इनकी मान्यता किसी देश के संविधान द्वारा, किसी देश की सरकार के द्वारा या किसी देश के द्वारा दी जाएगी? उत्तर होगा नो। तो बात स्पष्ट क्लियर हुई कि अधिकार वे दावे हैं जो विवेक पर आधारित होने चाहिए, और अधिकार तभी होंगे जब उनकी मान्यता संविधान द्वारा, सरकार द्वारा अथवा देश के द्वारा दी जाए। तो एक लाइन में अधिकार की परिभाषा लिखिए। अधिकार वे दावे हैं जिन दावों की मान्यता उस देश के संविधान द्वारा या उस देश के द्वारा अथवा वहाँ की सरकार के द्वारा दी गई हो, और ऐसे दावों की मांग करते समय
व्यक्ति विवेक का ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राकृतिक अधिकार को। क्या? प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स को। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार का क्या मतलब? प्राकृतिक अधिकार का मतलब ऐसे अधिकार से है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है या प्रदान किया गया है। और यदि कोई अधिकार प्रकृति देगी तो प्रकृति क्या किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव करेगी? क्योंकि सबको प्रकृति ने ही जन्म दिया है। तो जब प्रकृति कोई अधिकार देगी तो वह भेदभाव रहित अधिकार होगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वह अधिकार होगा। तो ऐसा अधिकार जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, बिना भेदभाव रहित हो, ऐसा अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। जैसे सांस लेने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार या सांस लेने का अधिकार, या कोई व्यक्ति सांस ले रहा है, यह अधिकार किसने दिया? संविधान ने? नहीं। किसी संस्था ने दिया? नहीं। किसी देश ने दिया? नहीं। सांस लेने का अधिकार प्रकृति ने सबको दिया है, चाहे वो एशिया में जन्म ले रहा हो व्यक्ति, चाहे अफ्रीका में जन्म ले रहा हो, चाहे अमेरिका में जन्म ले रहा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में जन्म ले रहा हो, कहीं भी जन्म ले रहा हो, व्यक्ति को सांस लेना है, व्यक्ति को खड़े होना है, बोलना है। ये क्या है? प्रकृति ने अधिकार दिया है। सुबह सुबह कोई हमारे यहाँ हमारे शरीर में गैस का सिलेंडर नहीं फिट करता कि आप सांस लो। ये सांस लेने का अधिकार किसने दिया? प्रकृति ने दिया। तो प्राकृतिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो प्रकृति के द्वारा सभी व्यक्तियों को, किसी भी देश में वो जन्म ले, महिला है, पुरुष है, काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, जो भी है, बस वह व्यक्ति है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रकृति ने पशुओं को भी अधिकार दिया है, क्योंकि जन्म पशुओं का भी प्रकृति ने ही किया है। तो प्राकृतिक अधिकार व्यक्तियों के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं को भी प्राप्त हैं। तो एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्राकृतिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो प्रकृति ने सभी जीवों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया है। ऐसे अधिकार जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले अधिकार पर, और अगला अधिकार समझते हैं मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। अब समझते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है? मानवधन अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार भी तो मानव को ही मिले थे। इसमें खास बात क्या है? खास बात इसमें यह है कि यह अधिकार जब संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र में शामिल हो गया तो ऐसा अधिकार मानवाधिकार कहलाता है। मीन्स यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो विश्व के सभी लोगों को अधिकार प्रदान किया गया है, ऐसा अधिकार मानवाधिकार कहलाएगा। और इन अधिकारों को कोडिफाई किया गया, संहिताबद्ध किया गया या घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, जिसमें कई प्रकार के अधिकार हैं। गरिमामय जीवन का अधिकार, भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, मीन्स समता पूर्वक सभी के साथ व्यवहार होगा। तो ऐसे अधिकार नोट करिए, ऐसे अधिकार जो संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को विश्व के सभी लोगों को प्रदान किया गया, ऐसा अधिकार मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स कहलाता है। नेक्स्ट अधिकार की तरफ बात करते हैं, और वह अधिकार है संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। संवैधानिक अधिकार,
संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या संवैधानिक अधिकार का आशय ऐसे अधिकारों से है जिनका प्रावधान संविधान के किसी भी भाग में कर दिया गया हो, किसी भी भाग में कर दिया गया हो। ऐसा अधिकार क्या कहलाएगा? संवैधानिक अधिकार। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका। जैसे अपने भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें संवैधानिक अधिकारों के उदाहरण को, तो राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसको लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, इसी तरीके से नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार का आशय ऐसे अधिकारों से है जो या जिनका प्रावधान संविधान के किसी भाग में कर दिया गया है। एक अलग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में यह भी संवैधानिक अधिकार है। पहले यह मूल अधिकार की श्रेणी में हुआ करता था, बट 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे भाग 3 से डिलीट करके संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत इसका प्रावधान कर दिया गया। तो संवैधानिक अधिकारों के बारे में लिखिए। संवैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनका प्रावधान संविधान के किसी भाग में कर दिया जाता है। ऐसे अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। नेक्स्ट एक और अधिकार को समझते हैं और उस अधिकार को हम कानूनी अधिकार के रूप में समझते हैं। कानूनी अधिकार या लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या होता है कानूनी अधिकार? तो कानूनी अधिकार से आशय ऐसे अधिकारों से है जो कानून बनाकर या विधि बनाकर लोगों को प्रदान किए जाते हैं। विधि बनाने का अधिकार सेंट्रल लेवल पर यदि हम अपने भारतीय संदर्भ में देखें तो संसद को है, और यदि केंद्र स्तर की बात हो गई, यदि राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर कानून बनाने के लिए विधानसभाएं, राज्य विधानमंडल है, विधानसभा राज्य स्तर पर कानून बनाती है। यदि इसके एग्जाम्पल को देखें तो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो 2005 में एक अधिनियम बनाकर प्रदान किया गया है, ये क्या है? ये कानूनी अधिकार है, क्योंकि संसद के द्वारा विधि के द्वारा या विधि बनाकर लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। तो नोट डाउन करिए, कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संसद अथवा विधानसभाओं द्वारा कानून बनाकर नागरिकों अथवा व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, कानूनी अधिकार कहलाते हैं। एग्जाम्पल में सूचना का अधिकार लिख लेंगे। अब समझते हैं आज की मेन थीम, जिस थीम को लेकर यह पूरी क्लास फोकस है, वह है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। अभी तक हम अधिकारों की ही बात कर रहे थे, लेकिन यह अधिकार मूल है, फंडा है, फंडामेंटल
राइट्स। मूल अधिकार क्या है? तो यूं समझिए कि मूल अधिकार भी अधिकारों का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें की फीचर्स क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो इसको अन्य अधिकारों से अलग करती है? तो अन्य अधिकारों से अलग करने की जो इसकी मुख्य विशेषता है वह इसका है गारंटी युक्त होना। क्योंकि आपके प्राकृतिक अधिकारों का हनन हो गया, कोई संस्था नहीं है उसको लागू कराने के लिए, मानवाधिकारों का हनन हो गया, तो जिस तरीके से मूल अधिकार तुरंत अप्लाई कर दिए जाते हैं वो लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उसका रक्षक कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसी तरीके से आपके संवैधानिक अधिकारों का किसी ने हनन कर दिया तो उतनी जल्दी उसको लागू नहीं किया जा सकेगा जितनी जल्दी मूल अधिकारों को लागू किया जाएगा, क्योंकि अन्य अधिकारों को स्थापित करने के लिए कोई त्वरित निदान या इमीडिएट ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। बट यदि मूल अधिकार आपके इफेक्टेड हो गए तो उसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 ने यह प्रावधान किया है और यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा कम करने की कोशिश की जाती है तो आपका यह कर्तव्य है कि आप उसके अधिकारों की रक्षा करें। तो मूल अधिकार फंडा इसलिए है क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्पेशल बॉडी का निर्माण किया गया है, एक स्पेशल आर्टिकल का निर्माण किया गया है, और वह है अनुच्छेद 32। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, गरिमामय जीवन के लिए अत्यंत ही नेसेसरी हैं, धार्मिक जीवन के लिए, नैतिक जीवन के लिए, अपना किसी भी प्रकार से सकारात्मक विकास करने के लिए अनिवार्यतम स्थितियां हैं, और जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। ऐसे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। अब मूल अधिकारों के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। जैसे अपने देश के संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इन मूल अधिकारों का गारंटर या सुरक्षा करने के रूप में न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया है, और ये मूल अधिकार संसद के द्वारा कम अथवा बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बढ़ाने का एग्जाम्पल जैसे शिक्षा का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। पहले यह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं था, बट संसद के द्वारा मूल अधिकार के चैप्टर में या मूल अधिकार के आर्टिकल में इसको ऐड किया गया, और हटाए जाने का भी प्रावधान है, कम किए जाने का भी प्रावधान है या उदाहरण उपलब्ध है। जैसे संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी पहले मूल अधिकार हुआ करती थी, बट अब यह वर्तमान में संविधान के भाग 12 में एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो मूल अधिकार कम अथवा बढ़ाए जा सकते हैं, बट संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि विधि शून्य या विवेक पर आधारित ना होकर अपनी हठधर्मिता को मानते हुए या हठधर्मिता पूर्वक मूल अधिकारों को कम कर दे। सकारात्मक रूप से यह देश की व्यवस्था का संचालन करने के लिए कुछ मूल अधिकार
यथास्थिति घटाए जा सकते हैं, लेकिन पूरे चैप्टर को संसद डिलीट नहीं कर सकती। अन्य इसमें की फीचर समझते हैं कि जो अपना मूल अधिकार है यह देश के नागरिकों के साथ साथ व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त है। मतलब भारतीय संविधान में यह जो अधिकार है भारत के नागरिकों के साथ साथ अन्य देश के जो नागरिक हैं जो भारत में रह रहे हैं उनको भी प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 इन मूल अधिकारों को छोड़कर शेष जितने भी मूल अधिकार हैं वह भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को भी शेष मूल अधिकार प्राप्त है। अब समझते हैं व्यक्ति का मतलब। अभी थोड़ा सा समझते हैं, जब हम नागरिकता के चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशल रूप से व्यक्ति और नागरिक के बीच अंतर समझेंगे। व्यक्ति का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो यद्यपि भारत का नागरिक नहीं है परंतु विभिन्न गतिविधियों के कारण या विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए भारत की धरती पर आया है। ऐसा विदेशी नागरिक भारतीय कॉन्टेक्स्ट में वह भारत का व्यक्ति कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति खेलकूद प्रतियोगिता के लिए भारत आया है, पर्यटन के लिए भारत आया है, अस्पताल या किसी रोग के निदान के लिए भारत आया है, तो इस व्यक्ति को भी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर सारे मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का दायरा है वह विस्तृत है। यह भारत के लोगों के साथ साथ इसे विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है, वह यह है कि इल्लीगल रूप से यदि कोई व्यक्ति भारत की धरती पर आ गया है तो उसे मूल अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम भाग 3 में जो संवैधानिक प्रावधान है मसलन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल बाय आर्टिकल जो विषय वस्तु दी गई है उसका अध्ययन करेंगे। यह क्लास मूल अधिकार को पढ़ने के लिए फाउंडेशन की तरह थी। इसकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको अगले अन्य क्लासों को समझने में मदद करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी।